हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज की इस वीडियो में गणित के काफ़ी महत्वपूर्ण 15 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे। ये जो 15 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज़ आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और 2 बजे से हमारे वेबसाइट पे संस्कृत का ऑनलाइन टेस्ट होगा, तो आप लोग ज़रूर दीजिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है, तो बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि एक पासे को उछालने पर सम संख्या आने की प्रायिकता कितनी होगी। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि एक पासे को उछालने पर सम संख्या आने की प्रायिकता कितनी होगी। तो एक पासे पे कितनी संख्या होती है, तो 1 से लेकर 6 तक की संख्याएं अंकित होती हैं, उसे हम लिख देते हैं 1 2 3 4 5 और 6। ये पासे पे 1 से लेके 6 तक की संख्याएं अंकित होती हैं, जिसमें से 2 सम होता है और 4 भी सम होता है और 6 भी सम होता है। तो इसमें पूछ रहा है कि सम संख्या आने की प्रायिकता। तो इसमें आपको पता नहीं चल रहा है कि कौन सी सम संख्या आने की प्रायिकता इसमें पूछ रहा है, तो इसमें हम तीनों ले लेंगे। तो इसका देखिए यहाँ पे प्रायिकता निकालने का फॉर्मूला होता है कुल संभावित प्रेक्षणों की संख्या बटा कुल प्रेक्षणों की संख्या। तो यहाँ पे देखिए कुल संभावित प्रेक्षण कितने हैं, तो 1 2 3 3 सम संख्या है तो ऊपर ले लेंगे 3। और टोटल प्रेक्षणों की संख्या कितना है, 6 है, तो यहाँ पे ले लेंगे 6। अब इसे कटा दीजिए, 3 एकम 3 3 दूना 6, यानी कितना आ जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा। तो एक पासे को उछालने पर सम संख्या आने की प्रायिकता कितना होगा, 1/2 होगा। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 2 नंबर प्रश्न है कि किसी घटना की प्रायिकता किसके बीच में होती है। ए ऑप्शन है 0 से 3 के बीच, बी ऑप्शन है 0 से 2 के बीच, सी ऑप्शन है 0 से 1 के बीच, डी ऑप्शन है 0 से 4 के बीच। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किसी घटना की प्रायिकता किसके बीच होता है, तो 0 से लेके 1 के बीच में होता है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और किसी भी संभव घटना का प्रायिकता कितना होता है, 1 होता है। और किसी भी असंभव घटना का प्रायिकता 0 होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 3 नंबर प्रश्न है कि x 3 4 5 का माध्य 3 हो तो x का मान ज्ञात करें। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे x 3 4 5 का माध्य कितना दिया है, 3 दिया है। तो इस x का मान आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे आपको माध्य का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। तो माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, कुल संख्याओं का योग। कुल संख्याओं का योग बट्टा क्या होता है, कुल संख्या होता है। तो हम यहाँ पे लिख दिए माध्य का फॉर्मूला। माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या होता है। तो यहाँ पे माध्य का मान कितना दिया है, 3 दिया है, तो 3 लिख देंगे। अब यहाँ पे देखिए कुल संख्याओं का योग, यानी जो संख्या दिया है उसको जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे जोड़ लीजिए x + 3 + 4 + 5 और बटा कुल संख्या। टोटल संख्या कितना है, 1 2 3 4, 4 संख्या है, तो यहाँ पे लिख दीजिए 4। अब इसे जोड़ लीजिए, यहाँ पे 3 है तो 3, बराबर है तो बराबर, x है तो x, प्लस है तो प्लस। यहाँ पे देखिए 3 और 4 कितना होगा, 7 होगा। 7 और 5 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 12 हो जाएगा। और बट्टा के नीचे 4 है तो यहाँ पे लिख देंगे 4। और यहाँ पे बट्टा के नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 लिख सकते हैं। अब आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तिरछा तिरछी गुणा करना है। तो यहाँ पे देखिए x में 1 से गुणा होगा तो x होगा, और 12 में 1 से गुणा होगा तो 12 होगा। और यहाँ पे देखिए 4 तिया कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब यहाँ से आपको x का मान निकालना है। तो 12 इधर जोड़ रहा है तो बराबर के उधर जाके क्या करेगा, घटा देगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 12 - 12 हो जाएगा। तो x बराबर क्या होगा, 12 में से 12 घटेगा, 0 बचेगा। यानी x का मान कितना निकल गया, 0 निकल गया। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 4 नंबर प्रश्न है कि 6 4 3 6 4 3 4 6 5 तथा x का बहुलक हो सकता है। यहाँ पे जो ये आंकड़ा दिया है x तक,
इसका आपको बहुलक निकालना है। तो जो संख्या सबसे ज्यादा बार आया होता है वही इसका बहुलक होता है। तो यहाँ पे देखिए 6 कितना बार आया है, गिन लीजिए 1 2 3, यहाँ पे 6 3 बार आया है। और 4 कितना बार आया है, गिन लीजिए 1 2 3, 4 भी 3 बार आया है। और उसके बाद यहाँ पे देखिए 3 कितना बार आया है, 2 बार आया है। और यहाँ पे देखिए 5 एक बार आया, तो इसको हटा दीजिए। अब यहाँ पे देखिए जो संख्या सबसे ज्यादा बार आया होता है वही इसका बहुलक होता है। लेकिन यहाँ पे देखिए 6 भी 3 बार आ गया है और 4 भी 3 बार आ गया है। तो यहाँ पे देखिए जो ये लास्ट वाला संख्या बच रहा है x, तो यहाँ पे देखिए या तो ये 6 हो सकता है या तो ये 4 हो सकता है। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 4 तथा 6 दोनों में से कोई एक हो सकता है। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 5 नंबर। 5 नंबर प्रश्न है कि बेलन और शंकु के संयोजन को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है गोला, बी ऑप्शन है कीप, सी ऑप्शन है तंबू, डी ऑप्शन है छिनक। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बेलन और शंकु के संयोजन को क्या कहते हैं। तो यहाँ पे एक बेलन बना दिए और इसके ऊपर एक शंकु बना दिए, तो ये क्या हो गया, तंबू हो गया। तो यहाँ पे देखिए बेलन और शंकु के संयोजन को क्या कहते हैं, तंबू कहते हैं। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 6 नंबर। 6 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है। ए ऑप्शन है माध्य, बी ऑप्शन है माध्यक, सी ऑप्शन है बहुलक, डी ऑप्शन है मानक विचलन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है। तो मानक विचलन नहीं है, इसे आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 7 नंबर। 7 नंबर प्रश्न है कि अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। तो 3 पाई आर स्क्वायर होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 8 नंबर। 8 नंबर प्रश्न है कि यदि किसी वृत्त की परिधि 66 सेंटीमीटर हो तो वृत्त का व्यास ज्ञात करें। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे किसी वृत्त की परिधि 66 सेंटीमीटर है तो वृत्त का व्यास ज्ञात करना है। तो सबसे पहले वृत्त की परिधि से सबसे पहले त्रिज्या निकालना पड़ेगा, उसके बाद वृत्त का व्यास निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं वृत्त का परिधि। यहाँ पे देखिए वृत्त का परिधि कितना दिया है, तो वृत्त का परिधि यहाँ पे दिया है 66 सेंटीमीटर। और वृत्त का परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर। और 2 पाई आर बराबर कितना दिया है, 66 सेंटीमीटर दिया है, 2 है तो 2, पाई का मान कितना होता है 22/7। और यहाँ पे आर है तो आर बराबर है तो बराबर, और यहाँ पे 66 सेंटीमीटर है तो 66 सेंटीमीटर। अब इसे गुणा कर दीजिए, 22 दूना कितना होगा, यहाँ पे 44, और बट्टा के नीचे 7 है, और गुणे आर बराबर यहाँ पे देखिए 66 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देखिए 44/7 इधर गुणा कर रहा है तो बराबर के उधर जाके क्या करेगा, भाग करेगा। भाग करने का अर्थ क्या होगा, ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, 66 सेंटीमीटर गुणे 7 चला जाएगा ऊपर, और 44 कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। अब इसे कटा दीजिए, 22 दूना कितना होता है 44 होता है, और 22 तिया कितना होता है 66 होता है। तो आर बराबर कितना निकल गया, 7 त्रिका कितना हो गया 21, और बट्टा के नीचे 2, और यहाँ पे सेंटीमीटर है तो यहाँ पे लिख देंगे सेंटीमीटर। अब यहाँ पे आपको व्यास निकालना है, तो व्यास का फॉर्मूला क्या होता है, 2 गुणे त्रिज्या होता है। तो यहाँ पे 2 है तो 2, गुणा है तो गुणा, और आर का मान कितना निकला है 21/2 सेंटीमीटर निकला है। तो यहाँ पे लिख देंगे 21/2, और यहाँ पे देखिए 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो व्यास कितना निकल गया, 21 सेंटीमीटर निकल गया। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर। 9 नंबर प्रश्न है कि दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:9 हो तो उनके त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात करें। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात दिया है, और क्षेत्रफलों का अनुपात कितना दिया है, 4:9 दिया है। तो बोल रहा है कि त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। तो आपको क्या करना है, इन दोनों पे रूट लगा देना है। तो √4 का वर्गमूल कितना होगा, 2 होगा, और √9 का वर्गमूल कितना होगा, 3 होगा। तो त्रिज्याओं का अनुपात कितना निकल गया, 2:3 निकल गया। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर। 10 नंबर प्रश्न है कि दो भिन्न भिन्न त्रिज्याओं वाले वृत्त होते हैं। यहाँ पे आपको बताना है
कि दो भिन्न भिन्न त्रिज्याओं वाले वृत्त होते हैं। ए ऑप्शन है समरूप, बी ऑप्शन है सर्वांग सम, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दो भिन्न भिन्न त्रिज्याओं वाले वृत्त कैसे होते हैं, तो समरूप होते हैं। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर। 11 नंबर प्रश्न है कि tan 38 डिग्री किसके बराबर होगा। यहाँ पे आपको बताना है कि tan 38 डिग्री किसके बराबर होगा। तो यहाँ पे 38 डिग्री को आपको क्या करना है, बदल देना है। tan है तो tan, यहाँ पे देखिए 38 डिग्री को हम कैसे लिख सकते हैं, तो 90 डिग्री माइनस 52 डिग्री। 90 डिग्री में से 52 डिग्री घटेगा तो कितना बचेगा हमारा, 38 डिग्री ही बचेगा। तो 38 डिग्री को हम लिख देंगे 90 डिग्री माइनस 52 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए ये एक फॉर्मूला बन गया। तो tan 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है, और थीटा की जगह पे कितना है, 52 डिग्री है। तो यहाँ पे लिख देंगे 52 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए tan 38 डिग्री किसके बराबर होता है, तो ये cot 52 डिग्री के बराबर होता है। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर। 12 नंबर प्रश्न है कि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री हो तो cos a बराबर होगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे a प्लस बी बराबर 90 डिग्री दिया है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि cos a का मान क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए a प्लस बी बराबर कितना दिया है, 90 डिग्री दिया है। तो यहाँ पे आपको a का मान रखना पड़ेगा। तो a का मान कहाँ से आएगा, तो यहाँ से a का मान निकाल लीजिए। तो यहाँ पे देखिए b इधर जोड़ रहा है तो बराबर के उधर जाके क्या करेगा, घटा देगा। तो a बराबर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस b हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए cos है तो cos, और a का मान कितना निकल गया, यहाँ पे 90 डिग्री माइनस b निकल गया। तो यहाँ पे लिख देंगे 90 डिग्री माइनस b। अब यहाँ पे देखिए एक फॉर्मूला बन गया, cos 90 डिग्री माइनस b, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे sin b हो जाएगा। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर। 13 नंबर प्रश्न है कि किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी क्या कहलाती है। ए ऑप्शन है भुज, बी ऑप्शन है कोटि, सी ऑप्शन है अक्ष, डी ऑप्शन है आलेख। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी क्या कहलाती है, तो कोटि कहलाती है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर। 14 नंबर प्रश्न है कि बिंदु -5 -3 किस चतुर्थांश में पड़ेगा। यहाँ पे आपको बताना है कि बिंदु -5 और -3 यानी दोनों क्या है, माइनस में है। तो ये किस चतुर्थांश में पड़ेगा, तो ये पहला चतुर्थांश हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, और ये चौथा हो गया। जो पहला होता है इसमें x भी प्लस होता है और y भी क्या होता है, प्लस होता है। और दूसरा वाला में क्या होता है कि x माइनस में होता है और y वाला प्लस में होता है। और तीसरा में देखिए दोनों ही क्या होता है, माइनस होता है। और चौथा में क्या होता है, x प्लस होता है और y क्या होता है, यहाँ पे माइनस होता है। तो यहाँ पे देखिए दोनों क्या है, माइनस में है। तो दोनों माइनस किस में होता है, तृतीय चतुर्थांश में होता है। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अंतिम प्रश्न 15 नंबर। 15 नंबर प्रश्न है कि बिंदु -3 4 की दूरी मूल बिंदु से ज्ञात करें। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। जो ये बिंदु दिया है इसका दूरी आपको मूल बिंदु से निकालना है। तो मूल बिंदु से दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, √x² + y² होता है। तो इसमें पहला x का मान है और दूसरा y का मान है। तो यहाँ पे देखिए x का मान -3 है, तो यहाँ पे लिख देंगे -3, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, और y का मान कितना है, 4 है। तो यहाँ पे लिख देंगे 4, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए -3 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा +9, और यहाँ पे 4 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 16। 9 और 16 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, और 25 का वर्गमूल कितना होगा, 5 होगा। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये सभी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ये रहा आपके लिए होमवर्क प्रश्न। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि एपी के प्रथम पद तथा सार व अंतर को किससे सूचित किया जाता है। ए ऑप्शन है ए और डी से, बी ऑप्शन है x और y से, सी ऑप्शन है u और v से, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो भी ऑप्शन आपको सही लगे वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है तो बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।
मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।